हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्तों, ये अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट्स हमेशा इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि उनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है। दोस्तों, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से पहले उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर शुरू करें, कोई भी चैप्टर बनाएं, तो उसका पहले आप पूरा कंसेप्ट को अच्छे से समझें। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा तो आप उस चैप्टर को ढंग से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन बनाते समय गलतियां नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इसमें पूरा डिटेल में समझेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता क्या है, इसमें किन खर्चों को लिया जाता है, किन खर्चों को नहीं लिया जाता है, किस तरह के इनकम को लिया जाता है, किस तरह की इनकम को नहीं लिया जाता है, डिटेल में समझेंगे। और ये समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसे देखने के बाद जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो हो सकता है कि आप अच्छे से सॉल्व कर पाएं। ठीक है दोस्तों, और आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों फंड बेस्ड अकाउंटिंग, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये सब भी करना हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है दोस्तों? तो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों आगे कर रहा है विच इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, ठीक है, जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है। आगे दोस्तों कर रहा है इन फैक्ट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर गिवन पीरियड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है दोस्तों? एक तरह का समरी है। किस चीज का समरी है? तो इनकम और एक्सपेंडिचर का समरी है, जो कि एक गिवन पीरियड के लिए बनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? ये कोई डेफिनेशन नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए ये बताया है। तो क्या है दोस्तों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट है। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों आपसे कह रहा है कि ये जो है वो एनपीओ द्वारा बनाया जाता है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक समरी है। किस चीज का समरी है? तो इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड समरी है। क्लियर है? फॉर ए गिवन पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। दोस्तों इसमें आगे कह रहा है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो क्या है दोस्तों? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है दोस्तों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होंगे उसको आपको डेबिट साइड में लिख देना है, और जितने भी इनकम और गेन होंगे उन सबको आपको क्रेडिट साइड में लिख देना है। क्लियर है? चलिए आगे दोस्तों इसमें कह रहा है प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के द्वारा बनाया जाता है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, उससे आपको दोस्तों आप बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ एडिशनल डिटेल भी आपको दिए गए रहेंगे, उस डिटेल को भी आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। क्लियर है दोस्तों? आगे दोस्तों इसमें कह रहा है कि इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाले इनकम और रेवेन्यू नेचर वाले एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। रेवेन्यू नेचर वाले एक्सपेंस मतलब दोस्तों वैसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिल जाता है। ठीक है, रेवेन्यू इनकम मतलब वैसा इनकम जो डे टू डे बिजनेस को रन कराने से आपको मिलता है। दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, या फिर कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं, तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे क्या करने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाले इनकम और रेवेन्यू नेचर वाले एक्सपेंस को आपको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? आगे दोस्तों कह रहा है आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट शोन इन दिस अकाउंट, है ना। कैपिटल नेचर वाले आइटम्स को आप इस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाले आइटम्स को ही दिखाएंगे। अब दोस्तों एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर दिया रहे क्वेश्चन में कि आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया, लैंड परचेज कर लिया, है ना, फर्नीचर परचेज कर लिया, तो क्या इस आइटम्स को आप
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। क्लियर है? चलिए आगे दोस्तों, इसमें कह रहा है इट शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर ओनली ऑन एक्रूअल बेसिस। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और इसी में स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वैसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर्स को दिखाएंगे जो करेंट ईयर का है, यानी कि जिस साल का आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, उसी साल का इनकम और एक्सपेंस को आपको दिखाना है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था, जो कि कैश बेसिस पे बनाया जाता था, ठीक है। उसमें अगर कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो अमाउंट करेंट ईयर का है या फिर पिछले ईयर का है या फिर अगले ईयर का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में रिसीव किया गया है तो उसे आप रिसिप्ट साइड में दिखा दीजिए, ठीक है। कोई एक्सपेंस जो कि करेंट ईयर का है या फिर पिछले ईयर का है या फिर नेक्स्ट ईयर का है, इससे कोई मतलब नहीं था। अगर उस पीरियड में आपने उस एक्सपेंस का पेमेंट किया है तो उसे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देते थे। लेकिन दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ करेंट पीरियड के इनकम और करेंट पीरियड के एक्सपेंसेस को ही आपको दिखाना है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आइए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमने यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ईयर्स लिए हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों कि आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं वो आप इस फाइनेंशियल ईयर का बना रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक का बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 2019, और इसके बाद का ईयर क्या होगा दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। क्लियर है दोस्तों? मान लेते हैं दोस्तों कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेंट की बिल्डिंग में चल रहा है, ठीक है। हर मंथ आप उस बिल्डिंग का रेंट पेमेंट करते हैं, ठीक है। और पूरे साल का रेंट अगर मान लेते हैं कि 1,20,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 रुपया पूरे साल का रेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों पूरे साल का रेंट। उसके बाद दोस्तों मान लेते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर में मार्च 2019 का जो रेंट है आप किसी कारण से पिछले फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो रेंट का अमाउंट है आपने कब पेमेंट कर दिया, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बना रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में आपने 10,000 रुपया का पेमेंट कर दिया, ठीक है। पिछले साल का रेंट आपने करंट ईयर में पेमेंट किया। उसी के साथ साथ दोस्तों आपने 10,000 रुपया नेक्स्ट ईयर के लिए यानी कि अप्रैल 2020 के लिए पेमेंट कर दिया इसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 10,000 रुपया पिछले साल का ड्यू था, उसका पेमेंट आपने किया और 10,000 रुपया एडवांस पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो टोटल पेमेंट आपने कितना किया दोस्तों, 1,40,000 रुपया पेमेंट किया, ठीक है। पेमेंट और रिसिप्ट अकाउंट में आपको कितना अमाउंट दिखेगा दोस्तों, वहाँ पे आपको दिखेगा 1,40,000 रुपया, ठीक है। तो क्या ये 1,40,000 रुपया इस फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस है? क्योंकि इस पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि इसमें बोल रहा है कि इट्स सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर्स ओनली। तो क्या इस अमाउंट को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। क्या हम इतना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे? नहीं दोस्तों, इतना अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो इस पीरियड का कितना है दोस्तों, 1,20,000 ही है। तो इन दोनों अमाउंट को आप क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट को इस 1,40,000 रुपया में से लेस कर देंगे, ठीक है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा कि 10,000 रुपया पिछले साल का रेंट था जो कि इस साल में पेमेंट किया गया, 10,000 रुपया अगले साल का रेंट है जो कि एडवांस पे पेमेंट किया। तो इस दोनों अमाउंट को आप क्या करेंगे दोस्तों, इस 1,40,000 रुपया में से लेस कर देंगे। क्लियर है, समझ में आई दोस्तों? उसी तरह दोस्तों मान लेते हैं कि 1,20,000 रुपया रेंट है, ठीक है, और आपने क्या किया कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस फाइनेंशियल का 1 मंथ का रेंट आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। यानी कि दोस्तों आपने क्या किया कि अप्रैल 2019 जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का होगा, इस महीने का रेंट आपने 10,000 रुपया पेमेंट कर दिया, ठीक है। और उसी के साथ साथ दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर का 10,000 रुपया रेंट जो है वो ड्यू रह गया। 10,000 रुपया का पेमेंट आप इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर पाए, अगले फाइनेंशियल ईयर में आपने 10,000 रुपया का पेमेंट किया, ठीक है। मार्च 20 का यानी कि मार्च 2020 का रेंट का पेमेंट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि एक्चुअली में 1,20,000 रुपया
रेंट है, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट कितना हुआ दोस्तों, तो इसमें से 10,000 रुपया आपने पिछले साल में पेमेंट कर दिया और 10,000 रुपया ड्यू रह गया, यानी कि आउटस्टैंडिंग रह गया, तो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट किया। तो एक्चुअली में आपने कितना पेमेंट किया, तो एक्चुअली में आपने दोस्तों यहाँ पे पेमेंट किया है 1 लाख रुपया, और यही 1 लाख रुपया आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा। तो क्या आप इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते समय ये 1 लाख रुपया दिखा देंगे? नहीं दिखाएंगे ये, ठीक है। आपको क्या दिखाना होगा, आपको ये अमाउंट दिखाना होगा, इसमें आपको ऐड करना होगा कि ये जो 10,000 रुपया है ये पिछले साल में पेमेंट कर दिया गया था, तो इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। और ये 10,000 रुपया ड्यू रह गया था भाई, तो इसको भी ऐड कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग रह गया था, इसको भी ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 1,20,000, ठीक है। तो फिर ये अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से आपको इसका कैलकुलेशन करना है, इसमें फंसना नहीं है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे एक्सपेंस को कैलकुलेट किया कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ, ठीक है। उसी तरह दोस्तों आपको इनकम का भी कैलकुलेशन करना होगा कि उस पर्टिकुलर पीरियड में, जिस पर्टिकुलर पीरियड का आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में एक्चुअल में कितना इनकम हुआ है, चाहे वो रिसीव आप किए हो या ना किए हो, लेकिन एक्चुअल में कितना इनकम इनकर्ड हो गया है, तो वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होगा और वही अमाउंट उसमें जाएगा। दोस्तों जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं। इसमें कह रहा है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट ऑल्सो इंक्लूड द नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, बैड डेट्स etc। दोस्तों जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे कि चाहे वो कैश एक्सपेंस हो या ना हो, सारे एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते थे। उसी तरह दोस्तों आपको इसमें भी नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, बैड डेट्स, इन सबको आपको रिकॉर्ड करना है एज ए एक्सपेंस। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें करा है कि डेबिट बैलेंस शो डिफिक्ट, यानी कि लॉस। अगर डेबिट बैलेंस आ जाता है तो उसे हम लॉस मानेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाता है तो उसे हम प्रॉफिट मानेंगे, यानी कि सरप्लस कहेंगे, ठीक है। डेबिट बैलेंस आएगा तो उसे हम बोलेंगे डिफिक्ट, और क्रेडिट बैलेंस आएगा तो उसे बोलेंगे सरप्लस। क्लियर है? आगे दोस्तों कह रहे हैं कि क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है दोस्तों उसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय भी हम लोग करते थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस आता था, प्रॉफिट या लॉस, उसे हम लोग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते थे। क्लियर दोस्तों? कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे करा है कि नॉट टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ कह रहा है कि ऐसे आइटम्स जिसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करना है। सबसे पहले है दोस्तों ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। दोस्तों कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना है। क्लियर है दोस्तों? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दोस्तों हम लोग ओपनिंग बैलेंस को दिखाते थे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको ये नहीं दिखाना है। आगे है दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस को दिखा सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट की अगर बात की जाए तो दोस्तों लाइफ मेंबरशिप फी, स्पेसिफिक डोनेशन, लेजेसी, सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब होगा। और अगर एक्सपेंस की बात करें दोस्तों तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब अगर परचेज करते हैं तो इसे भी आपको उसमें नहीं दिखाना है। उसके बाद दोस्तों आगे कर रहा है रिजर्व फंड। कोई अगर रिजर्व फंड दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, रिजर्व फंड मतलब कोई स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई फंड रखा गया है तो उसे भी आपको इसमें नहीं दिखाना है, जैसे मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, क्रिकेट फंड एक्सेट्रा। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों आगे है शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जिसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट को तो दिखाना ही है दोस्तों। इसमें दिया गया है जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, लेक्चर फी etc, यानी कि जितने भी रेवेन्यू नेचर के इनकम होंगे उन सारे इनकम को आप उसमें दिखाएंगे, उन सारे रिसिप्ट को आप उसमें दिखाएंगे। उसी तरह दोस्तों आगे है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो रेंट हो गया, सैलरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, रिपेयर हो गया, वेजेज हो गया, यानी कि रेवेन्यू नेचर्स के जितने भी एक्सपेंस होंगे उसे भी आप उसमें दिखाएंगे। आगे दोस्तों कह रहा है कि नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड बैड डेट्स, इसे भी आपको क्या करना है दोस्तों उसमें दिखाना है एक्सपेंस साइड में। क्लियर है? अब दोस्तों अगर बात करें इसके फॉर्मेट की तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। ऊपर में आपको लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसका भी अकाउंट आप बना रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों फॉर द ईयर एंडिंग, है ना, जिस पीरियड का आप बना रहे हैं उसका लास्ट डेट आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये भी दोस्तों 2 पार्ट में होता है। इस पार्ट में हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपेंडिचर्स होंगे उन एक्सपेंडिचर्स को लिखेंगे, उसका अमाउंट को लिखेंगे, और इस पार्ट में जितने भी इनकम होंगे और उसके अमाउंट्स होंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये
हम लोगों ने आज समझा कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें हमें किन आइटम्स को रिकॉर्ड करना है, किन आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों। आई होप आपका सभी डाउट क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।